हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चिंतन। तो यस, अगर आप कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वाले हैं, कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा देने वाले हैं, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा ये टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेकिन उसके पहले देख लेंगे कि आज हम इस वीडियो में एक्चुअली पढ़ेंगे क्या क्या। तो बहुत ही पहले तो हम यहाँ पे चिंतन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे चिंतन की विशेषताएं, चिंतन और भाषा का आपस में क्या संबंध होता है, चिंतन कितने प्रकार के पाए जाते हैं बालक में, चिंतन का विकास कैसे होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कभी नहीं पढ़ते हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि चिंतन के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि चिंतन की जो कुछ एक दो परिभाषाएं हम देख लेते हैं कि सबने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे रायबर्न ने कहा है कि चिंतन जो है प्रयत्न और भूल यानी कि प्रयास और त्रुटि पर आधारित इच्छा संतुष्टि की प्रक्रिया है। जबकि रॉस ने क्या कहा कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि इतना तो आपको ही पता होगा कि चिंतन क्या है। हम जो कुछ सोचते हैं, है ना, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके आधार पे हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ तर्क वितर्क करते हैं अपने मन ही मन में, वो आपका वही चिंतन होता है। ये मैं आम भाषा में मैंने आपको बताया। जबकि वैलेंटाइन ने इसको क्या परिभाषित किया है कि चिंतन वह प्रक्रिया है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रभावित होते हैं। मतलब ऐसे ही थोड़ी हम कुछ सोचते रहते हैं, कोई चिंता करते रहते हैं, कुछ भी मन में सोचते रहते हैं। भाई एक प्रॉपरली सीक्वेंस विचार होते हैं और उसका कोई उद्देश्य होता है, कोई लक्ष्य होता है, कोई एक प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के लिए हम सोचते हैं। ठीक है, तो ये वैलेंटाइन के अनुसार था। अब देखिए, चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जाए तो चिंतन में सामान्यतः स्मृति, कल्पना, अनुमान आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, चिंतन हम जो करते हैं तो उसमें देखिए पहले तो स्मृति भी इंक्लूडेड होती है, हमें जो चीज़ें याद रहती है उसके बेस पे हम चिंतन करते हैं। कुछ अपनी हम कल्पना भी उसमें जोड़ते रहते हैं। ठीक है, कि सपोज़ ऐसा, सपोज़ वैसा हो जाए तो क्या करेंगे, सपोज़ वैसा होगा तो क्या करेंगे। अनुमान लगाते हैं कि क्या हो सकता है, तो ना उसके बेस पे हम चिंतन करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो है वो सम्मिलित रहती हैं। जब इनका हम पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा सा, शिक्षक की भूमिका वगैरह, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो हम खुद करते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में होती हैं। वस्तुओं में प्रतीकात्मक संबंधों की व्यवस्था भी चिंतन है। ठीक है, वस्तुओं में प्रतीकात्मक संबंधों की चिंता, हम कोई भी चीज़ देखते हैं, कोई भी उसके बारे में हम सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। फिर है चिंतन का और कल्पना दोनों ज्ञानात्मक व रचनात्मक मानसिक क्रियाएं हैं। तो चिंतन हो चाहे कल्पना हो, दोनों ही ज्ञानात्मक भी हैं और रचनात्मक भी हैं। अब विशेषताओं पे आते हैं। चिंतन की क्या विशेषताएं हैं? तो पहला सबसे तो ये कि बालक द्वारा चिंतन में सर्वप्रथम समस्या सामने होती है जिसे केंद्र में रख के वह चिंता करता है। भाई जब कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या सामने कोई सिचुएशन आती है तब तो हम उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, या हम स्कूल में ही हैं, हमें कोई क्वेश्चन दे दिया गया तब तो हम उसमें सोचते हैं कि कोई रिडल पूछ ली गई, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया, सोचते हैं फिर किसे कैसे सॉल्व करेंगे या इसका क्या आंसर हो सकता है। तो जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी तो सोचने का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है। नेक्स्ट है आपका चिंतन की दिशा और लक्ष्य होता है। भाई कोई, वही मैंने ऊपर जो बताया, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए करेंगे तो कोई लक्ष्य तो होगा ही और एक डायरेक्शन होगा। ऐसे थोड़ी कि मतलब हमें कोई एक सिचुएशन दे दी गई है और हम यहाँ पे सोच रहे हैं तो हम इधर इधर दुनिया भर की सोचेंगे। हमारा जो एक एम होगा हम उसी डायरेक्शन में उस क्या क्या किया जा सकता है यही सोचेंगे। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो भी बालक है, एक व्यक्ति है जो क्रियाशील रहता है। चिंतन तो सभी करते हैं ना, चाहे वो बालक हो चाहे वो वयस्क हो, तो वो क्रियाशील रहता है, सोचता रहता है। जब हम सोचेंगे उस वक्त हम एक्टिव रहेंगे। हम भले ही बैठे हो चुपचाप, लेटे हो चुपचाप, लेकिन हमारा दिमाग वर्क करता रहेगा, हम एक्टिव रहेंगे मेंटली। यह आंतरिक संभाषण भी है। कभी कभी चिंतनरत बालक बोलता, यस ये बहुत लोगों के साथ होता है और आपके साथ भी कभी कभी हुआ होगा कि आप मन में कुछ सोच रहे हो और मुंह से धीरे धीरे बुदबुदा रहे होंगे या बोल रहे होंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, समथिंग लाइक ऐसा कुछ आप
कुछ भी सोचते रहते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सोचते हुए वो मन में खूब धीरे धीरे बोलता है, एक्चुअली वो मन में बोलता है लेकिन वो खूब हल्का हल्का मुंह से निकलता भी रहता है, होता है ना। तो बस वही चीज़ है कि ये एक आंतरिक संभाषण भी है, ठीक है, आंतरिक संप्रेषण आप कह सकते हैं इसे। तो कभी कभी हम सोचते वक्त बोलते भी हैं। फिर है नेक्स्ट आपका, अनुभवों के आधार पर बालक समान संप्रत्यय रखकर समस्या समाधान के विषय में अनुमान लगाता है। यस, हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, है ना, तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पे, अनुभव के आधार पे ही तो हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। कोई समस्या आई और उस तरह का की प्रॉब्लम पहले हमने कभी देखी हो, हमारा कोई अनुभव रहा हो, तो बिल्कुल हम उसी सिचुएशन को केंद्र में रख के, मान के, और उसके क्या रिजल्ट्स रहे थे, क्या आउटकम्स रहे थे, उसके बेस पे ही हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान करते हैं। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चिंतनकर्ता सार्थक चिंतन द्वारा निर्णय या समाधान उपस्थित करता है। ठीक है, सार्थक चिंतन द्वारा यानी हम निरर्थक चिंतन करेंगे तो मतलब कहाँ से कोई भी रिजल्ट निकलेगा। तो सार्थक चिंतन करेंगे तभी कोई निर्णय या समाधान मिलेगा। चिंतन में कल्पना की नहीं बल्कि तर्क की प्रधानता होती है। मतलब हम कल्पना करके चिंतन करें तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो भाई आपको उसको तर्क के बेस पे, फैक्ट के बेस पे सॉल्व करनी पड़ेंगे। कल्पना से काम नहीं चलने वाला है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कि चिंतन और भाषा का आपस में क्या संबंध है। पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप जब भी कुछ सोचते हो, अभी भी अगर आप कुछ मन में सोच रहे होंगे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के ही बारे में आप बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि क्या कमेंट करें क्या नहीं करें, जो भी है, तो आप किसी भाषा में ही सोच रहे होंगे। या तो आप हिंदी, आपकी भाषा है तो आप हिंदी में सोच रहे होंगे, अरे यार ये हाँ ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ठीक है, या जो भी आप मन में चल रहा होगा, लाइक करें कि ना करें, तो ये सारी चीज़ें हिंदी में चल रही होंगी। या अगर आपकी इंग्लिश भाषा है तो इंग्लिश में चल रही होंगी, मतलब कि किसी न किसी भाषा में चल रही होंगी। आपकी लोकल लैंग्वेज जो होगी उसमें या तो चल रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम चिंतन करते हैं वो किसी न किसी भाषा में ही तो करते हैं, है कि नहीं। तो जैसे चिंतन प्रक्रिया प्रतीक और चिन्हों की सहायता से चलती है, और प्रतीक और चिन्हों का आधार जो होती है वो भाषा ही होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चिंतन और भाषा आपस में संबंधित हैं। हम कुछ सोच रहे हैं तो किसी न किसी भाषा में ही तो सोच रहे हैं। अब यह है कि ज्ञान वृद्धि से चिंतन शक्ति का भी विकास होता है। अब देखिए, ज्ञान हमारा जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा तो वैसे ही वैसे हम तार्किक चिंतन कर सकेंगे, हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता बढ़ेगी, हम सार्थक चिंतन कर पाएंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो इसके अलावा भाषा के द्वारा बालक अपने चिंतन या विचार को अभिव्यक्त करता है। मतलब हम कुछ भी सोच रहे हैं, हमने जो भी चिंतन किया है, हमारा जो भी विचार है, जो भी आउटकम निकला है, उसे हमको व्यक्त करना है, लोगों को बताना है। तो कैसे करेंगे, किसी न किसी भाषा का ही, सोचा भी हमने भाषा में ही है हालांकि, ठीक है। अब यहाँ पे किसी न किसी भाषा का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया कि भाषा और चिंतन संबंधित है। भाषा से चिंतन का विकास होता है और चिंतन से भाषा का, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो भाषा से चिंतन का विकास होता है, भाषा का विकास हुआ, उसके बाद फिर हम उसी भाषा में सोचने लगे, और चिंतन से भाषा का विकास भी होता है, ठीक है, कि हमने जो कुछ सोचा उसके को फिर हमने भाषा, अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे सिचुएशन है कि जहाँ पे आप इंग्लिश ही यूज़ करना है, अपनी आप ऐसी कंट्री में हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं कि वहाँ इंग्लिश ही मीडियम है, आपने सोचा किस में, हिंदी में सोचा है, विचार अब आपको व्यक्त करने हैं, तो भाई आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपनी लैंग्वेज, आपको इंग्लिश में सीखना पड़ेगा, या कुछ भी तरीका निकाल के इंग्लिश में उसे ट्रांसलेशन करना ही पड़ेगा। तो आपके कहीं ना कहीं भाषा भी विकसित होगी, क्योंकि बिना भाषा के आपके सोचना व्यर्थ है, आप उसको व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं चिंतन का विकास भाषा के कुछ समय बाद प्रारंभ हो जाता है। तो बिल्कुल चिंतन का विकास जो है वो भाषा के ही विकास के ही कुछ समय बाद प्रारंभ, यानी भाषा का विकास होना स्टार्ट होता है, फिर उसके थोड़े टाइम बाद आपका चिंतन का विकास। तो अगर ये पूछा जाए कि पहले किसका विकास प्रारंभ होता है, तो पहले भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, फिर चिंतन का होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बालक में बाल चिंतन कितने प्रकार का होता है। तो जनरली ये 4 प्रकार का पाया जाता है, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे पर चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। तो पहला है आपका प्रत्याक्षात्मक चिंतन। तो प्रत्याक्षात्मक चिंतन मतलब वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर उनके बारे में, हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आ गई है,
है ना, जो भी चीज़ें हम देखें, अचानक से हमें कोई चीज़ दिख गई, हम उसके बारे में सोचने लगे हैं कि ये कैसा है, ये कैसा नहीं है। तो ये आपका यानी प्रत्यक्ष जो चीज़ है उसके बारे में चिंतन करना, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। सिंपल भाषा में समझिए, जो चीज़ प्रत्यक्ष है उसके बारे में चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। आगे है आपका कल्पनात्मक। तो बिल्कुल कल्पना करना, काल्पनिक, जब उद्दीपक वस्तु सामने नहीं है, हम बस मन में ही इमेजिन कर करके उसकी प्रतिमा बना रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये आपका कल्पनात्मक चिंतन। बहुत ही साधारण भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। अगला है आपका प्रत्यात्मक चिंतन। तो प्रत्यात्मक चिंतन आपका क्या होता है? देखिए, ये एक प्रकार, पहली बात ये उच्च चिंतन की श्रेणी में आता है और इसमें बालक जो है प्रत्यय निर्माण करता है, वैचारिक अवधारणा विकसित करता है, जैसे स्थान है, आकार है, भार है, समय है, दूरी है, इन सब के प्रत्यय बालक के मस्तिष्क में बन जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग, इसके बेस पे वो चिंतन करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसे कोई एक मैप बनाना है या कोई उसे टाइम, एक जगह से दूसरी जगह के तक जाना है, ठीक है, तो उसके बेस पे वो अपने से दिमाग में इमेजिन कर लेगा कि ये इतनी दूर है। पहले वो पूछेगा पापा से, मम्मी से कि कितनी दूर है, फिर वो अपने दिमाग में इमेजिन कर लेगा कि यहाँ से मेरा स्कूल 1 किलोमीटर है और ये है 300 किलोमीटर, तो लगभग कितना दूर होगा। बहुत सारी चीज़ों करके अपने मन में ही चिंतन करता रहता है, वही आपका प्रत्यात्मक चिंतन होता है। फिर आपका है तार्किक चिंतन। ठीक है, तो तार्किक, यस, जो तर्क पर आधारित होता है, इसके नाम से ही समझ में आता है, यानी कि जो अपने अनुभव, अपने ज्ञान के आधार पर हम तर्क करके जो चिंतन करते हैं वही तार्किक चिंतन होता है और यह सबसे उच्च चिंतन है। अब आ जाते हैं चिंतन का विकास। तो चिंतन का विकास कब होता है? तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चिंतन का विकास जो है वो भाषा के कुछ समय बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अब लगभग 1-2 वर्ष की अवस्था में प्रत्यक्षात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। भाई जब बच्चा 1-2 साल का हो जाता है तो जो भी चीज़ें उसे दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी, उसके बारे में सोचने वो लगता है कि चीज़ क्या है, कैसे है। इसके बाद है आपका 3 से 7 वर्ष। तो इस अवस्था में चिंतन की जो है स्तर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो आपको पता है कि इस एज में बच्चा सिर्फ प्रत्यक्षात्मक चिंतन ही कर सकता है, ना तो उसे प्रत्ययों का ज्ञान होता है, ना उसकी कल्पना शक्ति इतनी ज़्यादा मतलब डेवलप हुई रहती है, ना ही वो तर्क कर सकता है। तो एक ही प्रकार का चिंतन वो 1 से 2 वर्ष की आयु में कर सकता है। अब 3 से 7 उस वर्ष तक की अवस्था में जो चिंतन होते हैं, तो पहले तो है दैनिक जीवन के विषय में चिंतन होते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में बच्चा जो भी चीज़ें करता है, जो भी चीज़ें देखता है, सुनता, सब है, उसके बारे में चिंतन करता है। तार्किकता और कार्य कारण संगति का अभाव होता है। तो इसके बाद है कि यही चीज़ है कि इसमें तर्क कहाँ से होगा? भाई इतने छोटे बच्चे के अंदर ये तर्क करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, वो कल्पना कर सकता है, यहाँ पे कल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है, वो कल्पना करने लगता है, वो कार्टून्स देखता है तो खुद को भी इमेजिन कर लेता है कि मैं शक्तिमान हूँ, ऐसा हो जाएगा वैसा, लेकिन तर्क नहीं कर सकता। फिर आपका है एक ही घटना के आधार पर निष्कर्ष की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई एक घटना घटी, उसी के आधार पर वो निष्कर्ष निकाल लेता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी शक्तिमान का एग्जाम्पल दिया, तो उसने टीवी में देख लिया कि शक्तिमान उड़ जाता है, तो बस उसने भी इमेजिन कर लिया और उसने निष्कर्ष निकाल लिया कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूमो तो आप उड़ने लगोगे। कुछ भी एक घटना देखता है, उसी के आधार पर वो निष्कर्ष निकाल लेता है। एक बार कोई चीज़ उसको तीखी लग गई तो हमेशा के लिए उसके दिमाग में रहता है कि ये चीज़ तीखी है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका आत्म केंद्रित चिंतन होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका जो चिंतन होता है उस टाइम पे आत्म केंद्रित ही होता है, बाहर की सामाजिक तो हो ही नहीं सकता ना इस एज में, वो काफ़ी छोटा होता है बच्चा। अब एक ही चिंतन में निर्जीव और सजीव में भेद नहीं होता। जब वो चिंतन करता है तो वो निर्जीव वस्तुओं और सजीव वस्तुओं में भेद नहीं कर पाता है। यही रीज़न है कि वो अपने खिलौनों से भी बातें करते हैं, अपनी गुड़िया की भी शादी करती हैं बच्चियाँ। ठीक है, तो यानी वो हर चीज़, दोनों ही चीज़ों में बराबर एक ही रूप में चिंतन करते हैं। इसके बाद है आपका पियाजे के सिद्धांत के अनुसार लगभग 7 वर्ष तक बालक का चिंतन आत्म केंद्रित ही रहता है। ठीक है, जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया उसके हिसाब से 7 वर्ष तक बालक का चिंतन आत्म केंद्रित ही होता है और तार्किकता अधिक नहीं होती। इस अवस्था के समापन के साथ ही, जब ये अवस्था खत्म होने लगती है, 5 से 7 वर्ष की अवस्था में से बालक में जो कल्पना आ जाती है, प्रत्यात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। और वुडवर्थ ने प्रत्यात्मक चिंतन और कल्पनात्मक चिंतन को मिलाकर विचारात्मक चिंतन कहा है।
वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विचारात्मक चिंतन क्या है? वुडवर्थ ने कहा है इसको कल्पनात्मक और प्रत्यात्मक चिंतन को मिलाकर, इन्हीं दोनों चिंतन को मिलाकर एक वर्ड उन्होंने दिया है, विचारात्मक चिंतन। अब देख लीजिए कि 7 से 15 वर्ष तक चिंतन का विकास बहुत तीव्रता से होता है। इस एज में तर्क शक्ति विकसित हो जाती है, बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है, तो इन सभी के आधार पे वो चिंतन करने लगता है और इस एज में जो उसका चिंतन होता है वो उच्च श्रेणी का होता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लास्ट भी, इसको फटाफट से कंप्लीट करेंगे। चिंतन के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो देखिए, चिंतन की योग्यता का विकास करवाना शिक्षक का दायित्व है। ठीक है, बिल्कुल है, ये तो आपको पता है कि हर चीज़ शिक्षक की दायित्व, भाई बालक का पूरा विकास जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षक का दायित्व है। अब यहाँ पे चिंतन और उसकी अभिव्यक्ति के अवसर बालक को दिए जाने चाहिए। भाई जब बालक को अवसर मिलेंगे, उसके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके सामने सिचुएशन रखी जाएगी, तब तो उसके अकॉर्डिंग वो चिंतन करेगा। और सिर्फ चिंतन ही ना करे बल्कि उसके अभिव्यक्ति के भी अवसर हमें देने चाहिए कि उसने क्या तर्क निकाला, क्या सोचा, क्या समझा, उसको वो अभिव्यक्त करे कक्षा में। तो उसको पहले तो अवसर देने चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया, कोई भी असाइनमेंट दे दिया, कोई भी काम दे दिया, ठीक है, या कोई भी सिचुएशन दे दिया, उसके बारे में वो सोचे। फिर आपका उत्तरदायित्व देने से भी निर्वहन के लिए चिंतन का विकास होता है। हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं बच्चे को, ठीक है, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लास में दे देते हैं। तो अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या उन काम को कैसे पूरा करना है, उस काम को कैसे पूरा करना है, इसके लिए वो चिंतन करेगा, है ना, दिमाग लगाएगा थोड़ा सा, तो इससे भी चिंतन का विकास होगा। और हम क्या कर सकते हैं एज अ टीचर? समस्या समाधान के लिए भी चिंतन प्रेरित होता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है। तो समस्या रहेगी बालक के सामने, मतलब कोई हम उसे प्रॉब्लम देंगे, कोई सिचुएशन देंगे, तो उसके लिए वो चिंतन करने के लिए प्रेरित होगा कि नहीं हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम सोचें, दिमाग लगाएं। सबसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पहेली। बच्चों से पहेली पूछते हैं तो क्या करते हैं, वो दिमाग लगाते हैं ना, सबको लगता है कि भाई पहले हम ही करें। ठीक है, फिर आपका नवीन जानकारियाँ प्रदान करने पर भी चिंतन का विकास होता है। जब हम बालकों को नई नई चीज़ें बताते हैं, नई नई जानकारी देते हैं, तो बालक उनके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं और उनकी आदत ये बन जाती है। क्योंकि जो भी चीज़ नई रहेगी उनके लिए और उनको अचानक से जब पता लगेगा, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में वो थोड़ा तो सोचेंगे ही। तर्क और वाद विवाद प्रतियोगिता आदि इसमें सहायक होते हैं। हम वाद विवाद प्रतियोगिता रख सकते हैं, तर्क पर आधारित जो कि हो। ठीक है, तो इससे भी क्या है, बच्चे सोचेंगे, चिंतन करेंगे और अपना निष्कर्ष निकालेंगे, और न सिर्फ निकालेंगे बल्कि वाद विवाद प्रतियोगिता में उन्हें अभिव्यक्त भी करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चिंतन के लिए उद्दीपक वातावरण होना चाहिए। जब तक उद्दीपक नहीं होगा तब तक भाई हम क्यों चिंता करेंगे, मतलब सोचेंगे, है ना। कोई सिचुएशन आएगी तब तो हम उसके बारे में सोचेंगे, ऐसे थोड़ी ना अपने मन से। नहीं तो फिर बालक बस वही कार्टून्स ही सोचता रहेगा जो वो टीवी में देखेगा, और तो कुछ रियल लाइफ में उसके सामने ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है कि इसके बारे में उसे सोचने की ज़रूरत पड़े, तो वो नहीं सोचेगा। तो उद्दीपक वातावरण बिल्कुल होना चाहिए। तो चिंतन के बारे में इतना ही था। इसके बाद आपका बचता है अभिसारी और अपसारी चिंतन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से मैं बताने वाली हूँ। तो फटाफट से, अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब नाउ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।